दोस्तों, आज से मैं कहानियों का ऑडियो जोन शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं आपको अपनी लिखी कहानियों के साथ अन्य प्रसिद्ध लेखकों की कहानियाँ भी सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं आज महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। प्रेमचंद की कहानियों में अपनापन, सामाजिक दशा का वर्णन, जात पात के भेदभाव से लेकर गरीबी और अमीरी के बीच झलकते दर्द को साफ साफ महसूस किया जाता है। तो आइए आज सुनते हैं कहानी पूस की रात। हल्कू ने घर आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, घर में जो रुपए रखे हैं उसे ले आओ। सहना आया है, उसे दे देता हूँ ताकि उससे पीछा छूटे। बरामदे में झाड़ू लगा रही मुन्नी ने पलटकर गुस्से से हल्कू को देखा और बोली, 4 रुपए ही तो बचे हैं घर में, अब वो भी सहना को दे दोगे तो माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड कैसे कटेगी? सहना से कह दो कि अभी पैसे नहीं है, फसल कटने पर दे देंगे। हल्कू एक घड़ी सोच में पड़ गया कि उसकी पत्नी मुन्नी ठीक ही तो कह रही है, कंबल के बिना ठंड काटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हल्कू उस अड़ियल सहना को जानता था, वो पैसे लिए बिना जाएगा नहीं। हल्कू ने सोचा कि सर्दियों का सर्दियों में देख लेंगे, फिलहाल इस बला से तो पीछे छूटे। हल्कू अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठते हुए उसने धीरे से उसकी खुशामद की, दे दो ना पैसे, कम से कम यह पीछा तो छोड़ेगा। कम्बल के लिए मैं तब तक कोई दूसरा उपाय सोच लूँगा। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। हल्कू को गुस्से से घूरते हुए मुन्नी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो, बताओ जरा कौन सा उपाय है तुम्हारे पास? ऐसे ही कोई तुम्हें खैरात में कम्बल तो देगा नहीं। न जाने कौन सा कर्ज है जो कभी चुकता ही नहीं। तुम ना खेती करना छोड़ दो। क्या फ़ायदा खेती का जब फसल होते ही पूरी कमाई कर्ज चुकाने में चली जाए। तुम्हें तो जो सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं तो 1 पैसा नहीं दूंगी। मुन्नी को गुस्से से लाल होते देख हल्कू उदास हो गया। धीमे से बोला, तो क्या मैं उसकी गाली खाऊं? उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया। उसकी बात सुनकर मुन्नी का मन पसीज गया और आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए वह बोली, ऐसे कैसे वह गाली देगा? क्या उसका राज चलता है यहाँ? मुन्नी जानती थी हल्कू की बात में कड़वी सच्चाई है, इसलिए वह उठी और चुपचाप कमरे से रुपए निकाल कर ले आई और हल्कू को थमाते हुए बोली, मैं फिर कह रही हूँ, देखो तुम यह खेती बाड़ी छोड़ दो। मजदूरी करोगे तो कम से कम किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी और 2 वक्त का खाना भी नसीब होगा। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू चुपचाप सिर झुकाए रुपए लेकर चला गया। हल्कू उन 3 रुपए की अहमियत जानता था, जिसे उसने पाई पाई जोड़कर कम्बल खरीदने के लिए जमा किए थे। सहना को रुपए थमाते हुए हल्कू के हाथ कांपने लगे, जैसे वह सीने से अपना दिल निकालकर सहना की हथेली में रख रहा हो। वक्त बीतता गया। पूस की वो कड़कड़ाती सर्द रातें भी आ गईं। आसमान में जैसे चांद तारे भी ठंड से ठिठुरते लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे बांस व पत्तों से बनाई मचान के नीचे पुरानी सी चादर ओढ़े कपकपाते हुए बैठा था और साथ में उसका कुत्ता जबरा भी उसके साथ था, जो सर्दी के कारण बार बार कूकू की आवाज़ निकाले जा रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सर्दी से खुद को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी गर्दन को घुटनों से सटाते हुए अपने कुत्ते की ओर देखते हुए कहा, जब पता था कि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड है तो क्यों मेरे पीछे पीछे खेतों में आ गया? घर में होता तो कम से कम 4 दीवारी में इतनी ठंड तो न लगती। अब पड़ा रहे ठंड में यहाँ। अब जबरा शांत हो गया था। शायद उसे पता चल गया था कि उसके मालिक को कूकू की आवाज़ से नींद नहीं आ रही है। इसके बाद हल्कू गर्दन को घुटनों पर सटाए सोचने लगा, सब किस्मत किस्मत की बात है। हम यहाँ ठिठुरते हुए रात काट रहे हैं और वो पैसे वाले बिना कुछ किए ही घर के अंदर कम्बल में लेटे मजा लूट रहे हैं। उसके बाद हल्कू ने चिलम भरी और ठिठुरते हुए उसे पीने लगा। हल्कू ने अपने कुत्ते जबरे को देखा और कहने लगा, आज यह रात किसी तरह काट ले, कल मैं तेरे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तब ज़्यादा ठंड न लगेगी। हल्कू वहीं ज़मीन पर लेट गया और सोचा कि कुछ देर के लिए
आंखें मूंद कर सो लूं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, ठंड की चुभन जैसे पूरे शरीर में सुइयां चुभोने लगी। कुछ देर करवट बदलने के बाद हल्कू पूस की रात को कोसते हुए उठकर बैठ गया। जब सब कुछ करने के बाद भी ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हल्कू ने पास बैठे अपने कुत्ते को उठाया और उसे गोद में लेकर लेट गया। ठंड से बचने के लिए जबरे के शरीर से आ रही दुर्गंध को भी हल्कू ने नज़रअंदाज कर दिया था। जबरे को भी गर्माहट मिल रही थी और उसने भी आंखें मूंद ली। सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी जबरे को कोई आहट सुनाई दी। वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। जबरा अचानक मचान से बाहर निकला और इधर उधर दौड़ते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ देर यहाँ वहाँ भौंकने के बाद जबरा दोबारा हल्कू से सटकर सो गया। वैसे ही रात का 1 और घंटा बीत गया। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हल्कू उठकर बैठ गया। वो दोनों हाथों से टांगों को कसकर पकड़कर घुटनों पर सिर टिकाए बैठा था। ठंड में हल्कू को लगा जैसे उसका खून जम गया हो। वह बेबसी से सुबह होने का इंतजार करने लगा। हल्कू के खेत के सामने ही आम का एक बड़ा सा बाग था, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि पतझड़ शुरू हो चुकी है। जरूर इन पेड़ों से पत्तियां झड़ी होंगी, तो क्यों ना इसके सूखे पत्ते लाकर कुछ देर तक आग सेंक लूं। हल्कू ने सोचा कि वह पत्तियां उठाने तो चला जाए, पर कहीं रात के अंधेरे में उस पर कोई जानवर हमला न कर दे। उसे ऐसे देखकर कोई भूत भी तो समझ सकता है। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद हल्कू एकदम से उठा और एक सूखे पेड़ पौधे को उखाड़कर उसे मसाल की तरह जलाने लगा और पेड़ों की ओर चला। अपने मालिक को जाता देख जबरा भी झट से उठ गया। दुम हिलाते हुए वह हल्कू के पीछे पीछे हो लिया। पेड़ों के पास पहुंचकर हल्कू ने उन विशाल पेड़ों को देखा, जो अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। अपने मन के डर को दबाते हुए हल्कू नीचे झुका और पेड़ों के आसपास पड़ी पत्तियों को बटोरने लगा। सूखे पत्तों को समेटने की वो आवाज़ और ठंडी हवा के झोंकों से आ रही पेड़ों की सरसराहट हल्कू को डरा रही थी। ठंड में नंगे पांव पर कंकड़ तो मानो तीर की तरह चुभ रहे थे। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए हल्कू ने जबरी से बातें करना शुरू कर दिया और कहने लगा, लग रही है ना तुझे भी बहुत ठंड, बस थोड़ी सी पत्तियां और इकट्ठी कर लेते हैं, फिर दोनों खूब आग सेकेंगे। हल्कू जितनी पत्तियां समेट सकता था समेट ली और मचान की ओर चल पड़ा। मचान के बाहर पहुंचकर हल्कू ने पत्तियों में आग लगाई। देखते ही देखते आग धधकने लगी और उसकी लपटें पेड़ों को छूने लगीं। हल्कू और जबरा वहीं आग के पास बैठ गए। जबरा भी आग के पास पसर कर लेट गया और उन लपटों को देखने लगा। हल्कू जबरे की ओर देखकर कहने लगा, कहा था ना मैंने, अलाव जलाते ही ठंड नहीं लगेगी, अब सेंक ले जी भर कर आग। कुछ समय बाद वो आग की लपटें जैसे कहीं गुम हो गईं। पत्तियों का ढेर सिमटकर राख में बदल गया। अब तो बस कोई हवा का झोंका आता और बची खुची चिंगारी कहीं बीच में लाल लाल अनार के दानों सी दिखाई देती। हल्कू राख की थोड़ी गर्माहट में वहीं चादर ओढ़े दुबक कर बैठा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, ठंड उसे फिर से जकड़ने लगी थी। कुछ देर बाद हल्कू वहीं राख के ढेर के पास लेट गया। हल्कू को नींद ही आने वाली थी कि जबरा फिर से अचानक उठ गया और खेतों की ओर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू के कानों में भी कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे जानवरों का बड़ा झुंड खेतों में घुस आया हो और उसकी फसल चर रहा हो। जानवरों की हलचल की पूरी आवाज़ें हल्कू के कानों में पड़ रही थीं। हल्कू आंखें मूंदे ही सोचने लगा कि जबरे के होते हुए आखिर कोई जानवर खेतों में कैसे घुस सकता है। जरूर मुझे कोई धोखा हो रहा होगा। हल्कू ने आंखें खोले बिना ही जबरे को आवाज़ लगाई, लेकिन जबरा खेतों की ओर मुँह किए हुए जोर जोर से भौंकता रहा, पर उसके पास नहीं आया। कुछ देर बाद खेतों में चरने की आहटें तेज हो गईं और अब हल्कू को पूरा यकीन हो गया था कि खेत में जानवर घुस आए हैं। अपने आलस को झकझोरते हुए हल्कू आधे मन से उठकर बैठ गया। इस कपकपाती ठंड में उठकर खेत में जाना और फिर जानवरों को भगाना उसे बेहद मुश्किल लग रहा था। हल्कू वहीं बैठे बैठे जबरे को आवाज़ देने लगा। हल्कू की आवाज़ सुनकर जबरा और भी जोर जोर से भौंकने लगा।
उधर खेतों में नीलगाय का झुंड घुस आया था, जो पूरी तैयार फसल को चरने के साथ ही उसे तहस नहस भी किए जा रहा था। जबरा अपनी गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था, जैसे उन्हें वहां से चले जाने को कह रहा हो। जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंके जा रहा था। इस बार हल्कू ने पक्का इरादा करते हुए खुद को समझाया और चादर को लपेटते हुए खेत की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। हल्कू कुछ कदम चला ही था कि अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके कदम रोक लिए। हल्कू को ऐसा लगा जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां उसके शरीर में चुभो दी हों। उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। हल्कू दौड़ता हुआ राख के ढेर के पास लौट आया और पास पड़ी लकड़ी से उसे कुरेदने लगा ताकि शरीर को कुछ तो गर्माहट मिले। जबरा खेतों के पास भौंकता रहा। हल्कू उस राख के ढेर को कुरेदते हुए सिकुड़कर उसके पास बैठ गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। नीलगाय के झुंड ने देखते ही देखते पूरे खेत को तहस नहस कर दिया और हल्कू उसी राख के ढेर के पास चादर ताने सो गया। जानवरों के जाने के बाद जबरा भी हाँफते हुए हल्कू के पास आकर बैठ गया। सुबह हो चुकी थी। जब हल्कू की आँख खुली तो दिन चढ़ाया था और धूप भी निकल आई थी। सामने बैठी मुन्नी उसे गुस्से से घूरते हुए जोर जोर से कह रही थी, दिन भर सोए रहोगे क्या? उठकर देखो तो सही, जानवरों ने पूरी फसल का क्या हाल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे रात में खेत में होने का क्या फायदा? अगर चादर तान कर सोना ही था तो घर में ही पड़े रहते। मुन्नी को चुप होते देखकर हल्कू धीरे से उठा। उससे पूछा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? क्या सच में हमारी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है? मुन्नी तो गुस्से में थी ही। उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, हम तबाह हो चुके हैं। अच्छा लगा अब तुम्हें सुनकर। हल्कू जानता था कि मुन्नी ऐसे चुप न होगी, तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, तुझे तो बस खेत की पड़ी है। मैं यहाँ रात में मरने से बाल बाल बचा। रात को मेरे सीने में इतना तेज दर्द उठा कि मैं हिल भी न पाया। यह तो मैं ही जानता हूँ कि दर्द के साथ मैंने कड़कड़ाती ठंड के बीच पूस की रात कैसे काटी। हल्कू की बात सुनकर मुन्नी कुछ न बोली, वह सब कुछ समझ गई थी। फिर दोनों खेत के पास आ गए और बुरी तरह रोंदे हुए खेत को देखने लगे। खेत की दुर्दशा देख मुन्नी के चेहरे पर उदासी छा गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अब गुजारा कैसे होगा। पर हल्कू के चेहरे पर एक अलग शांति थी। मुन्नी ने चिंता जताते हुए हल्कू से कहा, लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। हल्कू ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चलो कम से कम अब इन सर्द रातों में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई पूस की रात। कहानी से सीख मिलती है कि मजबूरी में इंसान को कई बार न चाहते हुए भी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जो हमारे भविष्य को तो प्रभावित करते ही हैं। विपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें चौकस रहना चाहिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ शोभा शर्मा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए विदा।